आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। एक ऐसा दिन जिसकी तमन्ना हर लड़की अपने दिल में संजोती है। औरों की तरह मेरा भी दिल जश्न में डूबा हुआ था। आखिरकार मेरी शादी थी। हर रस्म, हर लम्हा खुशी से भरपूर था। मगर ये सारी खुशियां उस वक़्त चकनाचूर हो गईं, जब मेरा शौहर शादी की पहली रात मुझे मेरे मायके या हमारे नए घर ले जाने के बजाय सीधा एक अस्पताल ले आया। मुझे और भी हैरत तब हुई जब उसने मुझे एक सुनसान कमरे में ले जाकर कहा, अब हम यहीं रहेंगे। मैं एकदम सन्न रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी बातों में रहस्य। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या माजरा है? हमें तो अपने घर जाना चाहिए था, फिर यहाँ क्यों? वो मेरी बातों का जवाब देने ही वाला था कि तभी अचानक उसका फोन बजा। एक अजीब सी झुंझलाहट के साथ वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। घबराहट के मारे मैं भी दबे पांव उसके पीछे चल पड़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही उसके शब्द मेरे कानों तक पहुंचे, मेरा पूरा जिस्म सिहर उठा। वो बेहद धीमे लेकिन सख्त लहजे में किसी से कह रहा था, मैं इसे सीधा अस्पताल ले आया हूँ। सब कुछ इंतजाम के मुताबिक है। ना कोई यहाँ आएगा, ना किसी को भनक लगेगी। बगैर किसी शोर शराबे के हमारा काम तमाम हो जाएगा। ये सुनकर मेरे रगोपोर में सिहरन दौड़ गई। मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा और दिल बेतरह धड़कने लगा। वो जैसे ही पलटा, मुझे देखकर चौंक गया और हड़बड़ी में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके इस तरह पूछने से मैं फौरन होश में आई, फिर जबरदस्ती मुस्कुराकर कहने लगी, बस यूं ही आपके पीछे चली आई। मेरा जवाब सुनते ही मेरा शौहर मुझे शक की नजरों से देखने लगा। शायद वो इस बात का यकीन दहानी कर रहा था कि मैंने कुछ सुना तो नहीं, मगर वो मेरे चेहरे की नॉर्मल सूरत को देखकर वो नॉर्मल हो गया और फिर उसने मेरा हाथ थामा और मुझे कमरे के अंदर ले गया। कमरे का माहौल देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कमरा अस्पताल के बिल्कुल वार्ड जैसे था। बेड पे बैठा दिया और मुझे खाना खिलाने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए खामोशी से खाना खाना शुरू किया, मगर दिल में हजार सवाल थे। वो कुछ देर बाद बाहर चला गया और जब लौटा, उसके हाथ में एक डिब्बा था। वो मेरे करीब आया, मेरे हाथों को थाम लिया और धीमे से कहा, आज तुम मुझे वो देने जा रही हो जिसकी ख्वाहिश मुझे पिछले 3 साल से है। उसकी आंखों की चमक डरावनी थी और उसके लफ्जों की गर्मी मेरे वजूद को झुलसा रही थी। अचानक उसने उस डिब्बे से एक इंजेक्शन निकाला और मुझे लगाने की कोशिश की। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने मेरे बैक साइड में सुई चुभो दी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा सिर चकराने लगा। मेरे कुछ भी पूछने या कहने से पहले ही मैं बेहोश हो गई, बेड पर लुढ़क गई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। जब होश आया तो मेरा सर फटा जा रहा था। जिस्म में अजीब सी टूटन और कमजोरी थी। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जैसे ही मेरी नजर अपने जिस्म पर पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। रात को जो मैंने कपड़े पहने थे वो गायब थे और एक सादा सूट मेरे जिस्म से चिपका हुआ था। ये देखते ही मेरा वजूद कांपने लगा। कई तरह के सोच मेरे जहन में उभरने लगी। बहुत कुछ गलत होने का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा था। घबराते हुए कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। मेरा शौहर तो कहीं नजर नहीं आया, मगर मेरी नजर एक औरत पे पड़ी जो फर्श पे पोंछा लगा रही थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये औरत कौन है? ये यहाँ कैसे आई? क्योंकि रात तक तो मैं और मेरे शौहर ही कमरे में थे। वो औरत भी मुझे इस तरह घूर रही थी जैसे मैं कोई अजनबी या गुनहगार हूँ। मैंने हिम्मत करते हुए उस औरत से सवाल किया, मेरे कपड़े किसने बदले? मेरा शौहर कहाँ है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे शौहर ने यहाँ मेरी निगरानी के लिए रखा है? मेरे सवालात सुनते ही वो औरत सकपका गई, लेकिन जल्दी ही अपने लहजे को संभालते हुए बोली, मुझे हुक्म है कि आपसे किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू ना करूं, इसलिए मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। उसके लहजे में सख्ती थी और आंखों में बेजारी। फिर उसने अपना दुपट्टा ठीक किया, हाथ का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गई और मैं वहीं खामोश बैठी, उसकी पीठ को जाते हुए देखती रही। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। दिल बेतरह परेशान था। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? वो कौन सा इंजेक्शन था? और मेरा शौहर
वो कहाँ गायब हो गया? ये तमाम ख्यालात मेरे जहन में चक्कर काट रहे थे। मेरा दिल, मेरा दिमाग सब सुन्न हो चुका था। मैं एक बार फिर बिस्तर पर गिर गई और छत को घूरती रही। 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि वही औरत फिर कमरे में दाखिल हुई। इस बार उसके हाथ में खाने की एक प्लेट थी, लेकिन उसके पीछे जो शख्स आया, उसे देखकर मेरी जान में जान आई। वो मेरी माँ थी। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीमी रफ्तार से मेरे पास आईं और मुझे जोर से गले से लगा लिया, और फिर वो बेहिसाब रोने लगी। माँ को यूं टूटकर रोते हुए देखना मेरे लिए किसी सदमे से कम ना था। मैंने तो उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया था, ना इंजेक्शन का जिक्र किया, ना उस डरावनी रात का, ना अपने शौहर की हरकतों का। तो फिर माँ इतनी रो क्यों रही थी? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अम्मा, आप कैसे आ गईं? उन्होंने मेरी पेशानी चूमते हुए जवाब दिया, दिल बेचैन था, चैन नहीं आ रहा था, इसलिए तुझे देखने चली आई। लेकिन उनका लहजा और उनका चेहरा कुछ छुपा रहा था। मैंने देखा अम्मा के हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रही थीं। कल तक तो अम्मा बेहद खुश थीं। मेरी रुखसती के वक्त उन्होंने एक आंसू तक नहीं बहाया था। फिर आज ये बेचैनी क्यों? मैं कुछ और पूछती, उससे पहले ही दरवाजा जोर से खुला और मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में कुछ और था। वो तीखी नजरों से अम्मा की तरफ देखते पूछने लगा, आप यहाँ सुबह ही सुबह क्या लेने आई हैं? अम्मा मेरे शौहर का सवाल सुनते ही घबराए हुए बोली, बस बेटा, अपनी बेटी को देखने चली आई थी। मेरे दिमाग में सवालात की एक लड़ी थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं खामोश थी, जैसे कोई तमाशबीन। ना किसी ने मुझसे कुछ कहा, ना पूछा कि मैं कैसी हूँ। थोड़ी ही देर में अम्मा चली गईं और मेरा शौहर दरवाजा बंद करके मेरे पास आया। उसने मुझे फिर से खाना खिलाया और कुछ दवाइयां दी। मैं थक चुकी थी, और शायद उन गोलियों में कुछ था, क्योंकि मेरे देखते ही देखते नींद की एक भारी चादर ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। जब मेरी आंख खुली तो कमरे में एक नर्स मौजूद थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, जल्दी उठिए, सर किसी भी वक्त आने वाले हैं और उनके आने से पहले आपको तैयार करना है। उसने एक नीले रंग का बैग उठाया और पास रख दिया। फिर उसमें से एक गहरे मेहरून रंग की लंबी फ्रॉक निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये पहन लीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से तैयार कर सकूं। मैं अभी तक नींद की गिरफ्त में थी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जब मैंने चुपचाप उसे देखा तो वो थोड़ा झुंझलाकर बोली, प्लीज जल्दी करें, हमारे पास बहुत कम वक्त है। उसकी बातों, उसके अंदाज और उसकी मौजूदगी ने मेरे सर को फिर चकरा दिया, लेकिन मैं फिर भी खामोश रही। कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बस चुपचाप बैठ गई। वो लड़की तेजी से अपने बैग से ब्यूटी बॉक्स निकाल कर लाई और फिर मेरे चेहरे पर मेकअप करने लगी, बिल्कुल उस तरह जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। मगर इस बार मैं ना दुल्हन थी, ना ये शादी थी, और ना ही ये खुशी का कोई लम्हा। जैसे ही उसने मुझे सजाकर पूरा किया, वो गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उसने धीरे से एक बड़ा आईना मेरे सामने रखा। मेरी नजर जब शीशे में अपने अक्स से टकराई तो मैं मुस्कुरा उठी, क्योंकि मैं वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम तो बिल्कुल परी लग रही हो, वो बमुश्किल मुस्कुराई और फिर कमरे से बाहर चली गई। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पे बैठी थी कि तकरीबन रात 10 बजे के करीब मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। उसने आते ही मुझे धीरे से हिलाया तो मैं झट से उठ बैठी। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा और उसने मेरा हाथ थामा, अपने लबों से लगाया और एक रहस्यमयी अंदाज में बोला, सजिया ने वाकई तुम्हें बहुत प्यारा तैयार किया है। अब तो तुम्हें देखकर मेरे दोस्तों को भी काम करने में बड़ा मजा आएगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई, मगर वो बस हंसता रहा। तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं तो बस यूं ही बकवास कर रहा था, उसने शरारत से कहा। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि फिर तुम्हारे जिस्म को तो बहुत कुछ सहना है ना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चुपचाप उसके हर हुक्म की तामील करती रही। मेरी हालत एक बेजान कठपुतली जैसी हो गई थी। उसकी हर बात एक नई उलझन पैदा कर रही थी। खाने के बाद वो फिर बाहर चला गया
और जब दोबारा आया तो उसके हाथ में वही बॉक्स था जिसमें से इंजेक्शन निकालकर उसने मुझे लगाया था। मैं सोच में पड़ गई, क्या आज फिर वही होगा? क्या वो मुझे फिर बेहोश करेगा? घबराते हुए मैंने उससे पूछ ही लिया, ये आपके हाथ में कैसा इंजेक्शन है? मेरे सवाल पर वो एक पल को सन्न रह गया, फिर जबरन मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी कामयाबी की कुंजी है। उसके लहजे में छिपी वहशत ने मुझे अंदर तक दहला दिया। मैं कांपती आवाज में बोली, मुझे बेहोश करके आपको आखिर मिलेगा क्या? लेकिन उसने कुछ न कहा और अगले ही पल मैं एक बार फिर होश खो बैठी। अगले दिन तकरीबन 11 बजे मेरी आंख खुली। कमरे में कल वाली औरत मौजूद थी, लेकिन आज उसके साथ मेरा शौहर भी था। मेरे शौहर ने एक काले रंग की पोटली औरत को थमाई और झुंझलाकर बोला, लो, ये रख लो, और अगर किसी से भी कुछ कहने की कोशिश की तो ऐसा अंजाम दूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। औरत कांपते हुए बोली, नहीं डॉक्टर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मेरे शौहर ने उसे जाने को इशारा किया और फिर वो भी बाहर निकल गया। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर से ताला लगा दिया। मैं एक बार फिर उसी मेहरून फ्रॉक में थी जो अब मेरे जिस्म से चिपक कर सजा का एहसास दे रही थी। मेरा बदन हर जगह से दर्द से कराह रहा था, जैसे कोई जख्म हर पल ताजा हो रहा हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं अपने ही ख्यालात में डूबी हुई थी कि दरवाजा खुला और मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगा, लेकिन मुझे उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल जहर लग रही थी। मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मुझे अपने शौहर का मकसद जानना था। मुझे जानना था कि आखिर हर रात मेरे साथ क्या होता है और हर सुबह मेरा जिस्म दर्द क्यों करता है। आखिर चल क्या रहा है? मुझे ये सब जानने के लिए अपनी माँ की मदद की जरूरत थी, और दूसरा अपने शौहर का एहतमाद जितना था। इसीलिए मैं खामोशी से अपने शौहर की हर बात मानती थी। इसीलिए जैसे ही वो मुस्कुराया, मैंने भी मुस्कुरा दिया। मुझे यूं मुस्कुराता देख उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। वो मेरे पास आकर बैठ गया। एक बार फिर मुझे खाना खिलाया और दवा भी दी, और फिर वही नींद की गहरी बोझिल लहर ने मुझे अपने अंदर डुबो दिया। शाम के तकरीबन 6 बजे फिर वही लड़की आई, मुझे जगाया और मुस्कुराकर बोली, तैयार हो जाइए, आज फिर से आपको सजाना है। अब मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, मुझे तो मालूम था कि वो आएगी ही। मैंने चुपचाप कुर्ता पायजामा उठाया और वॉशरूम चली गई। बाहर आई तो उसने झटपट मुझे मेकअप करके तैयार किया, और इस बार वो मेरी तारीफों के पुल बांधने लगी। आप तो वाकई बहुत हसीन हैं। ऊपर से जो सुकून आपके चेहरे पर है वो तो दिल चुरा ले। मगर मुझे अपने ही हाल पर तरस आ रहा था। मैंने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला दी। वो बोली, देखिए ना, आपकी मुस्कुराहट ने तो मेरी भी रूह को छू लिया। और फिर दरवाजे से मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आज भी वही रहस्यमयी गहराई थी जो हर रोज मेरे वजूद को थोड़ा और मिटा रही थी। और फिर उसने अपने हाथ में थामा हुआ वही इंजेक्शन वाला बॉक्स साइड टेबल पर रख दिया। अब उसकी तमाम तवज्जो सिर्फ मुझ पर थी। मेरी आंखों में झांकते हुए वो मेरे बेहद करीब आया और मेरे कानों के पास आकर सरगोशी करने लगा। मेरा मकसद सिर्फ कुछ दिनों का फासला है, वो फुसफुसाया। बस उसके बाद मुझे अपनी बरसों की रियासत का ताज मिल जाएगा। मैं वो हासिल कर लूंगा जिसके लिए सालों से तरस रहा हूं, और ये सब मुमकिन हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसलिए शुक्रिया। वो मुस्कुराता रहा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार से दिल लगा बैठा हो, और मैं बेजान आंखों से उसे बस देखती रही। मेरी खामोशी शायद उसकी जीत थी। फिर उसने मेरा हाथ थामा, मुझे खाना खिलाया और उसी सलीके से इंजेक्शन निकाला। इस दर्द के लिए मुझे माफ कर देना, मगर ये बहुत जरूरी है। इतना कहकर उसने वो इंजेक्शन मेरी नस में उतार दिया। अगली सुबह फिर वही मंजर, हर दिन का एक ही सीन, शौहर का आना, इंजेक्शन देना, औरत का साथ आना। फिर शाम होते ही वो लड़की मुझे तैयार करने आ जाती। सुबह फिर वही सिलसिला। मेरे जिस्म की हर हरकत, हर बात मानो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो जिसे मैं बार बार निभा रही थी। जब मैंने ये सब अपनी अम्मी को बताया तो उन्हें ठंडा पसीना आ गया। मेरी बात खत्म होते ही वो बुरी तरह कांपने लगी। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए है, उन्होंने कहा। और खबरदार,
अगर किसी से इसका जिक्र भी किया, वरना मुझे कभी माँ मत कहना। उनका रवैया मेरे लिए नासूर बन गया। मुझे तो लगा था वो मेरा सहारा बनेंगी, मगर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। मैं चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है अम्मा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूंगी। मगर अब मेरे अंदर बेचैनी की आंधियां चलने लगी थीं। अब मुझे हर हाल में सच जानना था। अम्मा के जाने के बाद मैं चुपके से कमरे से निकली, अस्पताल की गलियों में छुपती छुपाती फार्मेसी पहुंची और ऐसा इंजेक्शन लिया जिसका असर न के बराबर था। वो इंजेक्शन लेकर फौरन वापस कमरे में लौट आई। दिन एक आम दिन की तरह गुजरा, वही सज धज, वही दिखावा, और फिर रात। जब मेरे शौहर ने इंजेक्शन लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने झूठ मूठ की जिद की, अभी मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज अभी के अभी लाकर दीजिए। वो झुझलाया लेकिन मान गया। वो जैसे ही बाहर गया, मैंने झट से इंजेक्शन अपने इंजेक्शन से बदल दिया। कुछ देर बाद वो आइसक्रीम लेकर आया। मैंने आइसक्रीम खाकर इंजेक्शन लगवा लिए और बेहोश होने का एक्टिंग करने लगी। जैसे ही मेरे शौहर को अंदाजा हुआ कि मैं बेहोश हो चुकी हूँ, उसने फौरन फोन करके कुछ लोगों को अंदर बुला लिया और धीरे धीरे मेरे आसपास बहुत से लोग जमा हो गए। इतने लोगों की कदमों की आवाजें सुनकर मेरा दिल बैठ जा रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त न हुआ तो मैंने झट से अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और जैसे ही मेरी नजर सामने गई, मेरी चीख पूरे कमरे में गूंज गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा नाम फलक है और मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी जब मैं अपने मामा के घर रहने आ गई थी। मेरे बाप का पहले ही इंतकाल हो चुका था। मामा और मामी बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत मोहब्बत दी गई। उनकी 2 बेटियां थीं, मगर कभी मुझ में और उनमें फर्क नहीं किया। मुझे पढ़ाया गया, प्यार दिया गया। मगर फिर एक दिन मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाया गया, इलाज शुरू हुआ। मैं चंद दिनों में ही ठीक हो गई, मगर वहां के सीनियर डॉक्टर को मैं पसंद आ गई और उसने अम्मा से मेरा हाथ मांग लिया। मामा इस निकाह के खिलाफ थे, मगर अम्मा ने हामी भर दी और 2 दिन के अंदर ही मेरा निकाह तय कर दिया गया। शादी के दिन सब खुश थे, मगर मुझे घर ले जाने के बजाय मेरा शौहर मुझे सीधे एक अस्पताल के कमरे में ले आया। मुझे कुछ गलत महसूस होने लगा। वो मुझे हर दिन इंजेक्शन देता रहा, मगर एक दिन मैंने उसका इंजेक्शन बदल दिया। मेरी जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि मैंने देखा कि कमरे में जगह जगह मशीनें लगी हुई थीं और मेरे बेड के दोनों तरफ 2 नर्सें मास्क पहने अपने हाथ में ब्लेड लिए मेरे ऊपर झुकने को तैयार थीं। मेरा शौहर भी मास्क पहने मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं डर के मारे उठ बैठी। मेरी इस तरह की हालत देखकर सब एक दूसरे की तरफ परेशान निगाहों से देखने लगे। तभी मेरे शौहर ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही सब कमरे से बाहर निकले, वो मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठा, मेरे दोनों हाथ थाम लिए और बड़ी ही रहम भरी नजरों से मुझे देखने लगा, जबकि मेरा पूरा वजूद अब भी कांप रहा था। मैं सिहरती निगाहों से उसे देख रही थी। उसने मेरी हालत को महसूस करते हुए नरमी से कहा, खौफ न खाओ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और अब जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना, बस यकीन। फिर वो धीरे धीरे एक ऐसा सच बयां करने लगा जिसने मुझे शर्मिंदगी की गहराइयों में डुबो दिया। उसने कहा, मुझे शादी नहीं करनी थी गिलाब, क्योंकि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैंने अपना पूरा वक्त अपने काम और हॉस्पिटल को देना शुरू कर दिया। एक दिन यूं ही फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा था कि एक तस्वीर नजर आई और मैं उस तस्वीर का कैदी बन गया। मैंने फौरन उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की। इंस्टाग्राम खोला, हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। घर वालों ने फिर शादी के लिए दबाव बनाया, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने प्राइवेट अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। एक दिन किस्मत ने मुझ पर रहम किया। वही लड़की एक मरीज बनकर मेरे सामने आ गई। जांच पड़ताल के बाद मालूम हुआ कि वो लड़की दरअसल शुरू से पाकिस्तान की ही रहने वाली थी, मगर जब मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी तो दिल रो पड़ा। उसे लीवर कैंसर था और हालत इतनी संगीन थी कि जिंदा रहने के चांस सिर्फ 10% थे। उसे हर वक्त निगरानी में रखना जरूरी था। एक तरफ मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता था,
दूसरी तरफ उसकी नाजुक हालत, इसलिए मैंने उससे निकाह कर लिया और अस्पताल की वेबसाइट के एक रूम में उसका इलाज शुरू करवाया। मगर मैंने उससे उसकी बीमारी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर उसे सच्चाई पता चलती तो शायद वो जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ देती। मैं हर शाम उसे सजवाता, हर रात उससे मीठी बातें करता, उसे उलझाए रखता, ताकि वो अपनी सेहत के बारे में ना सोचे। उसकी माँ ने भी खामोशी अख्तियार कर ली थी, क्योंकि बेटी की जिंदगी उससे बढ़कर थी। हर रात मैं उसे बेहोश करके अपने बाकी साथियों की मदद से उसका इलाज करता, क्योंकि अगर वो होश में होती तो उसका जिस्म ये सब नहीं सह पाता। और वो लड़की कोई और नहीं, तुम थी। जैसे ही उसने ये हकीकत बयान की, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्र के आंसू, मोहब्बत के आंसू। जिसने मुझसे इतनी मोहब्बत की, मैंने उसी को कितनी बार गलत समझा। मैंने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े, मगर उसने नरमी से मेरे हाथ नीचे किए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस लम्हे में मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। मैंने उसके सीने से सर उठाकर कहा, चलिए अब देर मत कीजिए, मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दीजिए और मेरा इलाज शुरू कीजिए। मेरी बात सुनकर वो दिल से मुस्कुराया और फिर उसने वो इंजेक्शन लगा दिया। इलाज शुरू हो चुका था। अगर आपको ये अफसाना दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज।